प्रखर वक्ता, विजुता के बेताज बादशाह आदरणीय सुधांशु जी त्रिवेदी हमारे मध्य है। मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करूं उससे पहले परम आदरणीय सुधांशु जी त्रिवेदी से निवेदन करूंगा कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। नेता प्रतिपक्ष और हमारे अपने जन के प्रिय आठ वर्ष तक खंडेलवाल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कांकेर पार्वती जी की उप महापौर नगर निगम एनर्जेटिक व्यक्तित्व दही का स्वागत दीपक जी बोलिया जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी पधारे और उपनाम भारत सिंह का स्वागत करें। स्वागत की रस्म के बाद में हमारे जनप्रिय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रतिपक्ष नेता और जिनके मार्गदर्शन में ये खिलाफ और निरंतर साहित्य सेवा कर रहा है विकास परम आदरणीय गुलाब जी के समारोह के मुख्य अतिथि जिनको वास्तव में पूरा देश सुनने को बेदार रहता है, मन के भावों से जिस प्रकार से उनके प्रति श्रद्धा के भाव लेकर प्रत्येक कार्यक्रम को देखकर अपने मन के अंदर आनंद अनुभूति होती है, ऐसे हमारे राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्वान, मैं सोचता हूं कि ईश्वर ने आप में इस प्रकार का एक विशेष गुण दिया है कि कितनी बातों को वेदों पुराण धर्म संस्कृति हमारा इतिहास इन सभी चीजों को लेकर आप इस प्रकार से आपकी स्मरण शक्ति के आधार पर आप उनको कंठस्थ रखते हैं और समय समय पर अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षियों को भी आप निरुत्तर कर देते हैं। आज हमारे बीच आप जो बता रहे और शायद कितनी कोई जनता है स्वागत के लिए आई है, ऐसे परम आदरणीय हमारे लोकप्रिय ग्रामीण के विधायक आदरणीय फूल सिंह जी मीणा जी, महापौर जी शाखसा, उप महापौर आदरणीय पारस सिंह जी और जिनके जिम्मे प्रबुद्ध जनता जो कार्यक्रम सफल बनाने मंच पर विराजमान राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत वरिष्ठ नेता, नगर के प्रथम नागरिक महापौर गोविंद सिंह जी का, विधायक फूल सिंह जी मीणा, यहाँ के नगर अध्यक्ष
रविंद्र जी श्रीमानी, श्री पारस जी सिंघवी, सुश्री ममता जी कुंवर, श्रीमती किरण जैन, जयपाल सिंह जी राठौर, मनोज जी मेघवाल, राजकुमार जी को अपना नमन करता हूं। जैसा कि अभी संचालक महोदय बता रहे थे, ये वो धरती है कितने ही आदर्श, और जब उस धरती से नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व पे चर्चा हो और समय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का हो, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अमृत को इसमें से उद्भासित होगा। और जब मेवाड़ की धरती पर आते हैं तो कुछ एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। ऐसा अनुभव होता है, बचपन में मैंने एक कविता में कहा था, कहाँ पद्मिनी का पराग है, सर से उसे लगा ले हम, रतन सिंह का क्रोध कहाँ है, गात रक्त गरमाने हम, जौहर रक्त करने वाली करुणा की करो पुकार कहा, और दहेज उसे जिससे वही वो पीछा हाहाकार कहा, स्वतंत्रता के सन्यासी राणा का हम उद्गार कहा, तो नमन करूं मैं वह प्रताप का देश बना। अब जब प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व के विषय में विचार करते हैं तो यहां से एक और सामने आता है। महाराणा प्रताप जी ने अपने जीवन में सदा सर्वदा संघर्ष को अंगीकार किया और संघर्षों में से बढ़ते हुए आगे बढ़े, और उन्होंने उस कालखंड में, जिस कालखंड में विश्व की सबसे बड़ी सत्ता भारत में एक छत्र शासन कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि उसको कोई चुनौती देने वाला नहीं है। देखिए, जिस समय अकबर बादशाह का कार्यकाल था तो ऐसा था, लग रहा था कि एक होता हथियार से और एक होता कूटनीति से, दोनों तरफ से दबाव था, और लग रहा था पूरे भारत की धरा से शायद कोई चुनौती नहीं होगी। तो वहां से उन्होंने चुनौती स्वीकार की, जिसके लिए कहा गया है धरती के लिए कि जमा सके अधिकार करीब कुर्सी लेकर हथियार नहीं, और ठहर सकी इस पर सरवर अकबर की भी परवाह। अब मोदी जी का अगर आप विचार करें तो जिस क्षण उन्होंने आज से ठीक 20-21 वर्ष पूर्व सन 2001 में भारत की शासकीय राजनीति में, यानी सत्ता की राजनीति में पदार्पण किया गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, तो वो समय कैसा था? या वो समय सामान्य था या चुनौतियों से भरा? पहली चुनौती यह थी कि उसी से कुछ महीने पहले गुजरात में सबसे भीषण प्राकृतिक विनाश और आपदा कच्छ और भुज के भूकंप के रूप में आई थी, और ऐसा लग रहा था कि वह पुनर्निर्माण होकर कभी खड़ा नहीं पाया। यह वो दौर था जब, याद करिए, इन परिस्थितियों के बावजूद भी अनेक प्रकार की प्रतिगामी शक्तियां गुजरात में भी सक्रिय थी, भाजपा को भी कमजोर करना चाहती थी, और याद करिए गुजरात के समाज को भी जातियों के नाम पर बांटने का एक पूरा अभियान 1990 के दशक में चलता था। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर सभी प्रबुद्ध लोगों को जो राजनीति में थोड़ी भी रुचि रखते हुए ध्यान होगा, KHAM था, यानी ये 4 जातियों का समूह बनाकर राजनीति करना, जाति आधारित राजनीति। और ऐसा नहीं सिर्फ यही था, तो कहीं हरियाणा में अजगर 4 जातियां, तो कहीं बिहार में भूरा हार दुकानदार 4 जातियों का नाम, तो कहीं उत्तर प्रदेश में इनको मारो दूसरे 4। आप सोचिए पूरे देश में वातावरण क्या, वर्ग संघर्ष, वर्ग वैमनस्य के द्वारा अपने राजनीतिक हितों का साधन करें। और 20-22 मिनट से गाड़ी खड़ी थी तो हमें लगा कि क्या है, इसलिए हम पूछने आ गए, तो पता चला उसके शायद ATM कार्ड में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो अपना गाड़ी में बैठ के कहीं से ATM कार्ड के बारे में कुछ पिन खोज रहा था। अब देखिए वो पुलिस वाला क्या कहता है, क्योंकि उस समय राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं उनका सलाहकार था, तो कहता है पुलिस वाला, जब मुझे पता चला कि आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सलाहकार हैं तो मैंने इससे रिक्वेस्ट किया कि मेरे से भी बात करा दीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा बताइए क्या कहना चाहता हूं? हाँ साहब, एक ही बात कहना चाहता हूं, बस मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित करा दीजिए, देश का कल्याण हो जाए। आप ये सोचिए, ये एक पुलिस के सामान्य सिपाही की भावना। हम लोग उत्तर प्रदेश में, और
मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो ब्रह्मोस मिसाइल का एक हिस्सा लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में भी बनेगा। अब बताइए, एक दौर था जब यूपी में कट्टे बना करते थे और अब ब्रह्मोस मिसाइल बन के एक्सपोर्ट होगा। इसके बाद भी कोई कहे कि मुझे नज़ारा बदला हुआ नजर नहीं आता है, तो जनाब नजर अपनी बदल के देखिए। जिसे कहते नहीं है कि वो कौन सा पुराना गीत था कि चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नई है चेहरा पुराना। तो अब आप देखिए, डिफेंस के क्षेत्र में सिर्फ इतना ही नहीं, डिफेंस के क्षेत्र में आपको याद है 2019 के चुनाव समय एक घटना हुई, लोकसभा चुनाव चल रहा, बाई चांस मैं उस समय जयपुर में था। तो क्या हुआ, अचानक मैसेज आया कि प्रधानमंत्री जी 12 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे, दिन के 12 बजे के बाद। और याद है सब लोग घबरा गए थे कि पता नहीं कौन सा नोट बंद होने वाला है, पता नहीं क्या घोषणा होने वाली है। परंतु आपको याद है क्या घोषणा हुई थी? प्रधानमंत्री जी ने आके घोषणा की थी कि भारत ने जो पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट होती है उसमें मूव करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करने की यानी ध्वस्त करने की क्षमता हासिल करनी। आप के साथ जुड़े हर तथ्य के साथ, हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं, मगर वो हमेशा विघटनकारी शक्तियों के साथ ही खड़े हैं। इस चुनौती को भी हमें, अभी देखिए हमारा जवाहिरी मारा गया, किसी ने मांगा सबूत, अमेरिका में किसी ने सबूत मांगा, मगर हमारे यहाँ कहते हैं नहीं साहब वो बालाकोट हुआ था तो बताइए कितने लोग गिरे थे, पेड़ गिरे थे, आदमी गिरे थे, मकान गिरा था, क्या हुआ था, कौवे मरे थे, आदमी मरे थे, वगैरह वगैरह, जाने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। इस मानसिकता से भी बाहर निकलने की जरूरत है। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता की सार्थकता, इस स्वतंत्रता की सार्थकता केवल तभी हो सकती है जब हम यह समझें कि हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है। सिर्फ एक विकसित राष्ट्र बनना, हमारे पास खूब पैसा आ जाए उतना नहीं, हमारे पास खूब ताकत आ जाए, हमारे पास खूब समृद्धि आ जाए उतना नहीं। अगर इतना ही है, अगर आप सोचे, मैं एक कंपेरिजन बताता हूं, आपने वो बहुत बड़े राइटर थे जिन्होंने वो लिखी थी वर्ल्ड इज फ्लैट, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में, कंपैरिजन बिटवीन इन्फोसिस एंड अलकायदा। अब आप कहेंगे इन्फोसिस और अलकायदा में क्या कनेक्शन? उन्होंने कहा दोनों संगठन एक साथ शुरू हुए, दोनों युवाओं की शक्ति से संचालित, दोनों एक ही साथ बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव धारण करने में सफल हुए, दोनों में डेडिकेटेड यूथ और दोनों में काफी हद तक इंटेलिजेंट यूथ, पर एक विध्वंस का कारक और एक सृजन का कारक। क्यों? दोनों की सोच मूलतः अलग थी और इसलिए हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि सोच हमारी किस दिशा में हुई थी। आज कल का ही दिन एक दृष्टि से और भारत के लिए महत्वपूर्ण है। कल ही हम इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है 2047 तक, यदि ईश्वर ने चाहा तो हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। पर क्या सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हमारा लक्ष्य है? नहीं। सबसे समृद्ध होकर भी वो विश्व में शांति का प्रतीक नहीं हो सकता। उदाहरण देना चाहता हूं, 1930 और 40 के दशक में जर्मनी दुनिया का सबसे समृद्ध देश था, सबसे मूल्यों की स्थापना। और जब हम मूल्यों की स्थापना की बात करते हैं तो वो मूल्यों की स्थापना होगी कैसे? अब देखिए, मैं अंत में सिर्फ ये बताता हूं कि उन मूल्यों की स्थापना के लिए क्या, भगवान राम का मंदिर जब बनकर खड़ा होगा तो ये किस चीज का प्रतीक होगा? देखिए, एक बार एक टीवी डिबेट में सज्जन ने हमसे बात पूछी थी, ये बात है 2014 की, जब अमित शाह जी जनरल सेक्रेटरी गए और उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाना हमारा संकल्प है। तो एक टीवी डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि टुडे इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री, आवर न्यू जनरेशन इज हैविंग एस्पिरेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अटेनिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, वी वांट टू बी टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड वी वांट टू मेक इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर। दिस इज द इंडिया ऑफ 21st सेंचुरी। How does Ram Mandir fits in the emerging 21st century India, which is inspired by the youth? अब बताइए ये क्या उत्तर? मैंने कहा मान्यवर, हम सिर्फ इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हम
वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं, अगर वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं तो इकोनॉमी, मिलिट्री और इंटेलेक्चुअल के अलावा सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज भी होनी चाहिए जो दुनिया को प्रेरित कर सके। और विश्व के श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक यदि कोई है तो वो भगवान राम हैं, जो कि व्यक्तिगत आचरण से लेके डिप्लोमेटिक आचरण, मैं इसमें सिर्फ 2 आयाम बताना चाहता हूं। ये बताइए, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है उस उदाहरण से जहां भाई भाई को मार के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। उसके कंट्रास्ट में वह उदाहरण कि भाई के साथ एक भाई जंगल में जाए, दूसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन करे, पिता के एक वचन के ऊपर राजपाट छोड़ के चले जाए, इससे श्रेष्ठ कोई मूल्य हो सकता है?